नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की डेट है 26 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे रतपानी सेंचुरी के बारे में, जो कि आपकी वेस्टर्न मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, कुछ इस एरिया में। ये आपकी बेसिकली रायसेन और सीहोर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पे लोकेटेड है। अब क्योंकि ये आपका रेन शेडो एरिया में आता है, जैसे कि आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये जो एरिया है ये जनरली रेन शेडो एरिया में आता है, जिसके कारण यहां पर बारिश कम होती है और यहां पर ज्यादातर आपके पेड़ पौधे ड्राई डेसिडुअस या मॉइस्ट डेसिडुअस कैटेगरी में आते हैं, जो कि गर्मियों के दिनों में अपने पत्ते घेर देते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें अडेप्ट करना पड़ता है मौसम के अकॉर्डिंगली। ये अपने ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कम करना चाहते हैं। ट्रांसपिरेशन लॉसेस क्या होते हैं? जैसे जो स्टोमेटा होता है आपके लीव्स के अंदर, यहां से आपकी गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है। तो इस वाटर रिलीज को कम करने के लिए, यानी कि ये एक तरह का अडेप्टेशन फीचर है, जिसमें वाटर की कमी को रोकने के लिए ये पेड़ अपने पत्ते घेर देते हैं। अब जनरली यहां पर आपको 55% जो ट्रीज देखने को मिलेंगे वो टीक के ट्री होंगे। यहां पर टाइगर के अलावा आपको चिंकारा, पैंथर, जैकॉल, ब्लू बुल, बार्किंग डियर और ढोल जैसे कई जानवर देखने को मिलेंगे। चिंकारा आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। साथ के साथ आपको यह भी याद रखना है कि टाइगर भी आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, जिसे कंजर्व करने के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया था 1973 में। अब इसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को दी गई थी, जिसके तहत हमने कई सारे टाइगर रिजर्व्स भी बनाए हैं। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट में आपने कितने टाइगर रिजर्व्स अभी तक सुने हैं, आप एक बार उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस एरिया में यानी रतपानी जो आपकी सेंचुरी है, यहां पर आपको भीमबेटका रॉक शेल्टर भी देखने को मिलता है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एरिया आपका नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है। तो इस एरिया के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पिंक बुलवॉर्म के बारे में। अब देखिए, आप सभी ने कॉटन क्रॉप के बारे में सुना होगा। कॉटन क्रॉप के लिए सबसे डेंजरस या आप ये कह सकते हैं मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो पेस्ट देखने को मिलता है, दैट इज पिंक बॉलवॉर्म। अभी रिसेंटली एक्सपर्ट ने यह रिकमेंड किया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पिंक बुलवॉर्म के जो अटैक है इसको हम कम कर सकें। वैसे तो ये नेटिव इंडिया का है, बट ये अब थ्रू आउट वर्ल्ड आपको देखने को मिलता है। अब ये इंपैक्ट कैसे करता है क्रॉप को, तो इसे समझने के लिए आपको इसकी लाइफ साइकिल समझनी होगी। देखिए, वैसे तो इनकी लाइफ साइकिल है 2 वीक की, पर जो आपकी फीमेल पिंक बुलवॉर्म है वो 200 से ज्यादा अंडों को जन्म देती है एक बारी में। अब जैसे ही अंडों के बीच में सी यानी एक्स में सी आपके लार्वा निकलता है, तो ये खाने स्टार्ट कर देते हैं जैसे सीड्स को या फाइबर को कॉटन के, और इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो जिसके कारण ये कहा गया है कि हमें अभी स्प्रे करना चाहिए, और खासकर ये अटैक देखने को मिला है हमें पंजाब के बठिंडा और मानसा में। अगर बात की जाए कॉटन क्रॉप की, तो आपको ये याद रखना है कि ये 6 से 8 महीने लगाती है ग्रो करने में। ज्यादातर अगर हम वर्ल्ड टेक्सटाइल की बात करें तो इसे उगाया जाता है एरिएबल लैंड्स में, मतलब ऐसे एरिया में जहां पर बरसात ज्यादा ना होती हो। यहां पर अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनके लिए बहुत सही रहता है। रेनफॉल ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक की भी रेनफॉल हो तो बहुत सही रहती है। वेल ड्रेन्ड ब्लैक सॉइल इसके लिए काफी कारगर साबित होती है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन उसमें अच्छी खासी रहती है। अगर बात कीजिए कॉटन के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, तो जो आप कपड़े पहनते तो यानी वो फाइबर यहीं से आता है। इसके अलावा इससे कॉटन सीड से ऑयल बनता है, और कई बार एनिमल्स की फीड भी बनाई जाती है इससे। अगर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात की जाए तो इंडिया पहले स्थान पे आता है, फिर चाइना और फिर यूएसए। भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान ये मेजर एरिया है जहां पर इसे कल्टीवेट किया जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, जिसका नाम है जिरकॉन। ये मिसाइल डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि हाइपरसोनिक होता क्या है। देखिए, जब हम साउंड की स्पीड को नापते हैं तो इसे मैक में नापा जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो साउंड की स्पीड है, अगर कोई चीज उसी की स्पीड के अनुसार चल रही है, मतलब 330 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई चीज चल रही है, तो इसे कहा जाता है 1 मैक। अगर मान लीजिए कोई इससे 5 गुना तेजी से चल रही है तो इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। तो यहां पर जो आपकी मिसाइल की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से लगभग 5 गुना तेज रहेगी। यहां पर इसकी स्पीड बताई जा रही है 9500 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज सॉलिड रहेगी, दूसरी स्क्रैमजेट रहेगी। स्क्रैमजेट जहां पर आप ऑक्सीजन जो बर्न करने के लिए फ्यूल यूज करते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो ये सेकेंड स्टेज जो है, इसकी वजह से इसकी स्पीड काफी तेज रहती है।
इसे मिड फ्लाइट में भी आप मैनोवर करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा और ये अटैक कर पाएगा किसी भी शिप पे जो कि 1000 किलोमीटर दूर भी खड़ी हो। इस आर्टिकल में आपको दो चीजें और याद रखनी है। देखिए, इसकी स्पीड जो है ये साउंड की स्पीड से 9 टाइम ज्यादा रहने वाली है। मतलब 5 टाइम से ज्यादा होते तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो 9 टाइम ज्यादा है आपकी साउंड की स्पीड से, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे आपको याद रखना है 3M22, ये भी जिरकॉन का ही दूसरा नाम है। तो यहां आपको ये याद रखना है कि इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है, दैट इज रशिया। क्योंकि थाडा के बारे में आपके यूपीएससी ने पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि जिरकॉन के बारे में आपसे पूछ ले। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को। अभी रिसेंटली वैगनार ग्रुप ने रिबेल कर दिया है रशियन पुतिन गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, ये रिवोल्ट या रिबेल करने के पीछे रीजन समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना होगा कि वैगनार ग्रुप्स होते क्या हैं। देखिए, ये आपके सबसे पहले दुनिया में जाने गए थे 2014 में क्रीमिया एनेक्सेशन के दौरान। अगर क्रीमिया की बात की जाए तो ये एक ब्लैक सी का एरिया है जो कि आपके सी ऑफ अजोव और जो आपका ब्लैक सी है इसके बीच को कनेक्ट करता है। मतलब एक पेनिनसुलर पार्ट है। माफ करना, आज मैं मैप इंक्लूड नहीं कर पाया हूं, बट कल की डिस्कशन में मैं इसका मैप जरूर इंक्लूड करूंगा। देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये ब्लैक सी का एरिया है, तो पहले ये जो छोटा सा आपको टेरिटरी देखने को मिल रहा है ये यूक्रेन का पार्ट ही था, बट ये ब्लैक सी में एक्सटेंड करता था। तो रशिया ने अपनी एक वार्म वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसमें इन्हें चाहिए था कि एक ऐसे पोर्ट का एक्सेस जहां से ये थ्रू आउट द ईयर ट्रेड कर सके। क्योंकि जनरली अगर रशिया की बात की जाए तो नॉर्थ में या ईस्ट में जितने भी इसके पोर्ट्स हैं वो विंटर के दौरान फ्रीज हो जाते हैं। तो इस वजह से आप वार्म वाटर पॉलिसी देखते हैं रशिया की, जो कि फोकस करती है एक ऐसे एरिया पे जहां से ये पोर्ट का एक्सेस कर सके ड्यूरिंग विंटर टाइम भी। अब वैगनार ग्रुप ने उसमें बहुत मेजर रोल अदा किया था जब ये क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था रशिया के द्वारा। ये एक तरह का आपका नेटवर्क है कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो सप्लाई करते हैं आपके सोल्जर्स जो पैसों के लिए काम करते हैं। ये काफी एक्टिव है आपके वेस्ट एशिया में, खासकर सीरिया वाले पार्ट में, आपके कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी, जैसे सूडान, जैसे लिबिया, माली, ऐसे एरिया में कई जगह ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनके रिबेल करने के पीछे क्या कारण था? देखिए, रिबेल करने के पीछे कारण ये था कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना अभी अभी हेडक्वार्टर सेंट पीटरबर्ग में खोला है। अब हुआ ये कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कहा कि इन सभी को गवर्नमेंट के अंडर लेके आएंगे हम, जिसके अगेंस्ट वैगनार ग्रुप के जो लीडर है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब इसमें बेलारूस का क्या रोल है? देखिए, बेलारूस बहुत करीब है रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन के साथ भी। तो यहां बेलारूस के जो लीडर हैं वो काफी करीब है वैगनार ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके साथ। तो उन्होंने बीच में मीडिएट करके इस सारे रिबेल को खत्म करवाया। तो कहीं ना कहीं ये आपको याद रखना है कि वैगनार ग्रुप है क्या, कौन से एरिया में ये न्यूज में रहा है, दैट इज योर रोस्टोव ऑन डॉन। अब ये वेस्टर्न सिटी है आपकी रशिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट, जहां से यूक्रेन बॉर्डर सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। डॉनबस जो आपका एरिया है, जो कि इस बार यूपीएससी ने पूछा भी है, उसके काफी करीब है ये, और काफी क्रूशियल कमांड एंड लॉजिस्टिक सेंटर रहा है ये रशिया का। और साथ के साथ ये हेडक्वार्टर है रशिया के सदर्न मिलिट्री का भी। तो यहां आपको याद रखना है कि ये एरिया न्यूज में किस वजह से रहा था, वैगनार के रिबेलियन की वजह से। हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पर पूछ ले। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ड्रोन के बारे में। अब इसमें स्पेशली नाम लिया गया MQ-9B के बारे में। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हम प्रोक्योर करने वाले हैं MQ-9B ड्रोन को, जिसे कई बार रीपर भी कहा जाता है। ये एक मॉडिफाइड वर्जन है हेलफायर मिसाइल्स का, जिसे यूज किया गया था अलकायदा चीफ को मारने के लिए अफगानिस्तान में। इसके दो वेरिएंट है, एक स्काई गार्डियन, एक सी गार्डियन। ये लगभग 40,000 फीट तक उड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक एडिड एडवांटेज रहेगी कि हमारे जो हिमालयाज हैं वो काफ़ी हाइट पे हैं, और वहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बहुत हॉस्टाइल हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे आप लद्दाख एरिया की बात करें, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर सर्वेलेंस के लिए ये हमें काफ़ी मदद करेगा। इसकी जो ऑपरेशन लाइफ है, मतलब एक बारी आप इसे उड़ाते हैं तो उसके बाद 40 घंटे तक ये लगातार फ्लाइट में रह सकते हैं, जिससे आप कंटिन्यूस 40 घंटे की सर्वेलेंस कर सकते हैं एक एरिया की। ये ऑटोमेटिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है, और क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के पास है तो कम्युनिकेशन यहां पर जेपरडाइज होने के चांसेस होते हैं, बट इसकी जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रिप्टेड रहेगी, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। भारत इसे $3 बिलियन में खरीद रहा है, जिससे हमारी ना केवल सर्वेलेंस सिस्टम इनहैंस होगा बल्कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी।
क्योंकि इसमें बहुत से मिसाइल सिस्टम्स एंड ऑल से ये लेस है, तो इससे हमारे को बेनिफिट मिलेगा और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा। इससे बेनिफिट ये है कि क्वाड में हमारा जो रोल है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। साथ के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हमने ये यूएसए से खरीदा है, तो हो सकता है भविष्य में इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को कर दी जाए। साथ के साथ भारत का जो यूएसए के साथ डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा और हमारी जो सर्वेलेंस है हमारे बॉर्डर एरिया में वो भी काफ़ी दुरुस्त होगी इससे। तो ये इसके बेनिफिट हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली अमोनिया लीक होने की वजह से बिहार में एक पर्सन की डेथ हो गई और 35 लोग बीमार हो गए या इंजर्ड कह सकते हो आप। अमोनिया यानी कि NH3 ये आपकी एक कलरलेस गैस है जो नेचुरली भी ऑकर होती है और मैनमेड तरीकों से भी। जैसे इंडस्ट्रीज में इसे प्रोड्यूस किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, डाइज बनाने में। इसके साथ साथ ये नेचुरली भी आपकी ऑकर होती है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट की डिकम्पोजिशन के दौरान या सीवेज की डिकम्पोजिशन के दौरान या एग्रीकल्चर रन ऑफ के दौरान। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ये पानी में जाके मिक्स होगी तो इससे फिशेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में ये चली जाए तो इससे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दिया जाता है इसके द्वारा, और जिससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है। अगर पानी में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चली जाए तो ऑक्सीजन अमाउंट पानी में कम हो जाएगी और साथ के साथ यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अमाउंट जो है पानी में वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर आपका इंक्रीज होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के इंक्रीज होने के लिए, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ऑक्सीजन है वाटर में अवेलेबल वो डिक्लाइन करने लगेगी। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली असम में हमें फ्लड देखने को मिला जिसकी वजह से बेकी रिवर आपकी न्यूज में रही है। ये भूटान से ओरिजिनेट करती है, ये ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा की। ये एक छोटी रिवर है तो इसके बारे में डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर भविष्य में ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कुछ आर्टिकल आता है तो हम डेफिनेटली ब्रह्मपुत्रा रिवर को बहुत डिटेल में देखेंगे। इसे कई बार कुरुसोई रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लो करती है आपकी मानस नेशनल पार्क से, और ये जो मानस नेशनल पार्क वाला एरिया है ये बहुत रिच है आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती है, दैट इज वन हॉर्न राइनोस। अब एक सवाल है मेरा आप सभी से, आप ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री की इजिप्ट विजिट के बारे में, जिससे बहुत सारे MOUs या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट निकल के सामने आए हैं। मतलब जिसकी आउटकम ये रही है, हमारे की फोकस एरिया रहेंगे कैसे हम आपस में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को इन्हांस करें, कैसे आने वाले समय में हम एक दूसरे के साथ डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस करें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में हम एट पार नहीं हैं। अभी तो इंडिया की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है इजिप्ट में, बट इजिप्ट की तरफ से बहुत कम इन्वेस्टमेंट भारत में देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में हम कैसे एक दूसरे के साथ ट्रेड इंप्रूव कर सकें। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में आते हैं इजिप्ट के, तो कैसे इसे इन्हांस करा जा सके इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और कैसे इन्वेस्टमेंट को इन्हांस किया जा सके इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम साइंटिफिक और एकेडमिक कोलैबोरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। अब यहाँ हमने 3 MOUs साइन किए, मतलब 3-4। इसमें सबसे पहले हमने फोकस किया एग्रीकल्चर के ऊपर। देखिए आप सभी को पता है कि इजिप्ट को फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर आपको सिटीज़ देखने को मिलेगी। इवन इनकी जो कैपिटल सिटी है कायरो, वो भी नाइल रिवर के ऊपर ही लोकेटेड है। तो ज़्यादातर आपके जो पॉपुलस एरिया देखने को मिलेंगे वो नाइल रिवर के आसपास देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर एरिया रेगिस्तान है, तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया के साथ कोलैबोरेशन इनका ज़रूरी था, तो इसके लिए MOU साइन हुआ। आप सभी को पता होगा इजिप्ट में पिरामिड्स जानते हैं आप, और भारत में भी बहुत से मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकें इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। आर्कोलॉजिकल जो हमारी साइट्स हैं इनके ऊपर फोकस रहेगा, और कैसे कंपटीशन लॉ को हम ज़्यादा से ज़्यादा इन एरिया में प्रमोट कर सकें दोनों के साथ, मतलब दोनों कंट्रीज़ में। इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा आने वाले समय में। इन चारों चीज़ों के ऊपर हमने रिसेंटली MOU साइन किया इजिप्ट के साथ। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में की एरियाज रहने वाले हैं पॉलिटिकल स्फीयर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दोनों ने यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए जिसमें इन्होंने बात भी की है कि कैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को रोका जा सके, इकोनॉमिक एंगेजमेंट को कैसे हम आने वाले समय में और बेटर कर सकें, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। कल्चरल और पीपल टू पीपल टाई हम कैसे इन्हांस और कैसे इंप्रूव कर सकें, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। अभी रिसेंटली
हेलिपोलिस जो मेमोरियल है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट किया था। देखिए ये जो हेलिपोलिस है ये कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स सिमेंट्री है, जहाँ पर 4300 जो इंडियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने इजिप्ट और एडन को बचाया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, इनकी ग्रेव्स हैं यहाँ पे। भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बेसिकली इस इंडियन ट्रुप ने यहाँ पर स्विस कनाल को प्रोटेक्ट करा था। साथ के साथ फिलिस्तीन एरिया में भी भारतीय जो सोल्जर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बैटल ऑफ हाइफा के बारे में आपको सभी को पता होगा, जिसकी न्यू दिल्ली में वॉर मेमोरियल है, आपको सभी को पता होगा उसके बारे में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो बैटल ऑफ हाइफा के अंडर जो हमारा वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली में बना हुआ है इसका क्या नाम है। तो यहाँ पर आपको इतना ही जानना था। एक बार इजिप्ट के मैप को थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए अगर बात की जाए, जैसे ये आपका इजिप्ट है, तो यहाँ पर आपका सनाइन पेनिसुला है जिसके साथ आपकी दो एरिया टच होते हैं। एक तो गाजा स्ट्रिप के अलावा यहाँ पर आपका इजराइल टच होता है। ये सनाइन पेनिसुला वाला जो पार्ट है यहाँ से आपकी फ्लो करती है एक कनाल, दैट इज स्विस कैनल आपकी कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। रेड सी आगे चलकर बाब अल मंडब स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होती है आपकी गल्फ ऑफ एडन के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए इजिप्ट किन किन के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है लिबिया एंड सूडान। अगर बात की जाए मरीन टाइम बॉर्डर किन किन के साथ शेयर करता है, तो यहाँ पर आप सऊदी भी याद रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके टर्की और ग्रीस आ जाता है नॉर्थ में, मेडिटेरियन सी की तरफ। तो यहाँ पर इस मैप में आपको इतना ही याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि हमारा 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन रहेगा। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल हम भेज रहे हैं। एक तो आपका प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा है आपका रोवर। अगर बात की जाए प्रोपोर्शनल मॉड्यूल की, तो इसमें आपका शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये आपका एक पेलोड रहेगा जिससे हम पॉलीमेट्री मेजर करेंगे आपके मून की। इसके बाद दूसरा रहेगा आपका लैंडर पेलोड। अब लैंडर के साथ पेलोड में आपका जाएगा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि अर्थक्वेक वगैरह को मेजर करेगा। ऐसे ही आपका लॉन्गिमेर प्रोब रहेगा, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा जिसमें हम कैसे थर्मल स्टेट जो है आपके मून के एरिया की वो चेंज होते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लास्ट में यहां पर रहेगा आपका रोवर, जिसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा। तो ये पेलोड्स भेज के हम करना क्या चाहते हैं, बेसिकली यहां पर हम चंद्रयान 2 के फेलियर को ओवरकम करना चाहते हैं। देखिए चंद्रयान 2 में हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून, बट वो हो नहीं पाई। वो एक तरह से ये जो पार्ट था, ये कंपोनेंट था जो चंद्रयान 2 का, वो फ्लॉप रहा। तो यहाँ पर हम विक्रम जो कि लैंडर है और रोवर जो कि प्रज्ञान है, इन दोनों को लैंड करवाना चाहते हैं लूनर सरफेस पे, ताकि ये जो रोवर है वहाँ पर रोव करके कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सके। इसे भेजा जाएगा GSLV के थ्रू। GSLV हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल है। यहाँ आपको याद रखना है कि इसकी 3 स्टेजेस रहती हैं। पहली सॉलिड स्टेज जो कि आपके इनिशियल थ्रस्ट को प्रोवाइड करता है। दूसरी आपका लिक्विड विकास इंजन रहेगा। विकास यहाँ पर जो नाम है ये विक्रम साराभाई के नाम से आया है। तीसरा यहाँ पर जो आपकी स्टेज रहेगी दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज आपकी लेसर अमाउंट ऑफ फ्यूल में हैवी थ्रस्ट देती है, तो इस वजह से यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेलोड डाल सकते हैं। यहाँ आपको एक और बात याद रखनी है, हम 4 टन की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं थ्रू GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहाँ इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अराउंड 35,786 किलोमीटर। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया 2023 के। इसमें टॉप सिटीज में रही आपकी वियना, कोपेनहेगन, देन मेलबर्न एंड सिडनी। बॉटम्स की जो सिटी रही, एक तो लिबिया वाले एरिया में त्रिपोली आपको देखने को मिलती है, दमैकस जो कि आपको सीरिया में देखने को मिलती है। ये आपकी लिविंग के लिए अच्छी सिटीज नहीं है, ये आपकी न्यूज़ में रही। इसमें 5 मेजर इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड स्टेबिलिटी। यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि सिटीज के अंदर क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही। अगर आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC मंच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।